अब आर्यन खान में जैसा मीडिया में आप लोगों ने सुन ही रखा है, 3-4 प्रकार के ड्रग्स तो मिले थे उसके। ये नशा है जो पूरे घर को, परिवारों को और समाज को बर्बाद कर रहा है और हमें हज़ारों साल पीछे ले जा रहा है। इसमें यूथ भटक रहे हैं। सभी एजेंसियाँ जितनी भी है, सब काम कर रही है ताकि एट लीस्ट कोई गलती से भटक भी गया है, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। आप समीर वानखेड़े जी को पर्सनली आपने जाना है क्योंकि आप उनसे परिचित हैं, तो आप इस बात को लेकर डिटरमाइंड है कि वो सभी तरह के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी होंगे। वो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अधिकारी है, बहुत ही मेहनती अधिकारी है, बहुत ही डेडिकेटेड अधिकारी है। नमस्कार उगमदान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, वो भी उस इंस्टीट्यूट से, एनसीबी से, जो अभी देश में सबसे ज़्यादा फेमस है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर आर्यन खान तक, एक ही एजेंसी है जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, वो है एनसीबी। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे एनसीबी क्या है, क्या उद्देश्य है और ये किस फील्ड में काम कर रही है? धन्यवाद नमन जी। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं एनसीबी बम्बई में अप्रैल 2018 से अगस्त 2020 तक रहा था और अगस्त 2020 में मैंने जोनल डायरेक्टर का चार्ज मिस्टर समीर वानखेड़े को हैंडओवर किया था। मेरी फिर वहाँ से पोस्टिंग हो गई थी। एनसीबी के बारे में बताना चाहता हूँ कि एनसीबी एनडीपीएस एक्ट में इंडिया की नोडल एजेंसी है और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन करती है और अपने इंटरनल भी देश की जो वेरियस एजेंसीज है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करती है। एनडीपीएस एक्ट में स्टेट की और सेंटर की कई एजेंसियां एम्पावर्ड है, जिसमें से एक कस्टम है, डीआरआई है, सीबीएन है, एनसीबी है, ये जो सीएपीएफ वगैरह है, बीएसएफ को भी पावर दे रखे, आरपीएफ को भी है, कोस्ट गार्ड को भी है। स्टेट पुलिस सबसे बड़ी एजेंसी है जिसका नेटवर्क हर बीट तक होता है, गांव गली शहर तक होता है। उसके अलावा स्टेट एक्साइज को भी पावर होते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर को भी पावर होते हैं, स्टेट के कई एंटी नार्कोटिक्स एजेंसियां बना रखी है उनको भी पावर होती है इंडिया को ड्रग्स फ्री बनाना। तो एनसीबी के कुल 13 जोन है भारत में और उसमें से बम्बई भी एक जोन है जिसके अंडर में महाराष्ट्र और गोवा आता है, जिसके अभी जोनल डायरेक्टर मिस्टर समीर वानखेड़े, जो काफ़ी फेमस चल रहे हैं अभी पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है। एनसीबी अपना काम बहुत ही अच्छा कर रही है और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि एनसीबी इतना अच्छा कार्य कर रही है। आएंगे सर अभी समीर वानखेड़े जी पे भी और उनके इस क्वेश्चन पे भी, जहां पर उन पे एलिगेशन लग रहे हैं कुछ 15 करोड़ इतनी बड़ी रकम पे। उससे पहले आपसे एक बात जानना चाहेंगे सर कि ये जो ऑफेंस होते हैं एनडीपीएस एक्ट में, कमर्शियल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी, ये क्या मुद्दा है अगर, और क्या क्या ड्रग्स प्रतिबंधित है, कुछ कुछ प्रमुख अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें तो सर। देखो, एनडीपीएस एक्ट में 272 आज की डेट में टोटल ड्रग्स या सब्सटेंस है जो एनडीपीएस एक्ट में शामिल है, जैसे नार्कोटिक्स, ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। उनकी एक लिस्ट जारी की हुई है एनडीपीएस एक्ट की, अगर आप बुक में भी देखोगे और गजट नोटिफिकेशन भी निकलता है हर साल। और आजकल न्यू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी काफी आ रहे हैं, तो वो उसमें शामिल होते जाते हैं, इसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो आज की डेट में लगभग 270-72 के आसपास शामिल है और उनकी सबकी क्वांटिटी फिक्स कर रखी है उस लिस्ट में। आप देखोगे तो गजट नोटिफिकेशन में स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी और बीच में इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल, हीरोइन की क्वांटिटी होती है जैसे 250 ग्राम और उससे ऊपर होगी तो कॉमर्शियल क्वांटिटी होगी, 5 ग्राम से नीचे स्मॉल क्वांटिटी होगी और 5 और 250 के बीच में ग्राम में होगी वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी होगी। ऐसे ही अपना जैसे ओपीएम की बात कर लें तो 2.5 केजी इसकी कॉमर्शियल क्वांटिटी होती है और 25 ग्राम इसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है और 25 ग्राम और 2.5 केजी के बीच में इसकी इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है। ऐसे सभी सब्सटेंस की दे रखी है, अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है, तो इसी के अनुसार ही पनिशमेंट मिलता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे दर्शकों का एक मेन क्वेश्चन आता है, आर्यन खान का केस क्या है? एक आम जनता के हिसाब से अगर आप बताना चाहें क्या अपराध था, वो क्या सजा है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें आर्यन खान केस के ऊपर। देखो, आर्यन खान का पर्टिकुलर तो अभी इतना मीडिया में रहा गया और उसका क्या डिसीजन, लेकिन नॉर्मली तरीके से आर्यन खान क्या केस है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट में चल रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर तो इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जैसा मैंने बताया ना, क्वांटिटी के हिसाब से अगर वो कॉमर्शियल क्वांटिटी का है तो उसको अपने कॉमर्शियल क्वांटिटी में एक सेक्शन 37 होता है जिसमें बेल नहीं मिलती है। स्मॉल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट में होता है तो सेक्शन 37 अट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए जज कई बार लिबरल होकर बेल दे सकते हैं।
तो अभी तो उस चीज़ का फैक्ट एंड उसका तो मुझे पता नहीं है कि मैं बम्बई जोन से पोस्टेड भी हो गया हूँ, मैंने बताया ना आपको। लेकिन उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जो उसके पास में ड्रग्स इसके देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कमर्शियल क्वांटिटी का मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। सब सब्सटेंस की क्वांटिटी दे रखी है कमर्शियल क्वांटिटी। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में किसी के पास भी ड्रग्स पाया जाएगा या कोई भी कॉन्स्पिरेसी होगी तो उसको किसी भी हालत में बेल नहीं मिलेगी, उसके लिए ट्विन कंडीशन दे रखी है। ट्विन कंडीशन का मतलब ये होता है कि एक तो जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको मौका दिया जाएगा उस बेल का अपोज करने के लिए। उसके अलावा कंसर्न जो जज बेल की सुनवाई करते हैं, उनको ये चीज़ का प्राइम फेशिया या यकीन हो जाए कि इनको छोड़ने के बाद भी ये किसी प्रकार का इस प्रकार का दोबारा कोई भी नहीं करेंगे, इस प्रकार के ड्रग्स की कार्रवाई या जो ट्रैफिकिंग वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और सेकंड में ये लगता है कि प्राइम फेशिया उसको नॉट गिल्टी दिखता है, तो फिर बेल दे सकते हैं। ये कमर्शियल क्वांटिटी के अलावा। इसके अलावा भी सेक्शन 19, 24 और 27 3 और सेक्शन है। 19 में एम्बेजलमेंट होता है, जो ओपीएम वगैरह के पट्टे देते हैं किसानों को, और उसमें वो अगर एम्बेजलमेंट वगैरह गड़बड़ी करते हैं, तो उनके लिए भी ये कमर्शियल क्वांटिटी लागू होता है। 24 तो डीलिंग करते हैं फॉरेन वगैरह में, उनके लिए भी ये कमर्शियल क्वांटिटी का सेक्शन लागू होता है। तीसरा होता है 27 जो फाइनेंसिंग करते हैं, इस प्रकार का जो ड्रग ट्रांसफर करते हैं, उनको अगर पैसा वगैरह फाइनेंसिंग करते हैं, तो उनके लिए भी ये कमर्शियल क्वांटिटी या सेक्शन 37 अट्रैक्ट करते हैं कि जहाँ ट्विन कंडीशन लागू होगी। बाकी में बेल देना, ना बेल देना वो डिपेंड करता है कंसर्न कोर्ट के ऊपर। कोर्ट देखता है, समीक्षा करता है, हालत देखता है। अब आर्यन खान में जैसा मीडिया में आप लोगों ने सुन ही रखा है, 3-4 प्रकार के ड्रग्स तो मिले थे उसके, जो अरबाज था या जिसके पास भी मिले थे। आर्यन का क्या था उसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये सब मतलब अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट है। इसमें कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता और इसके बारे में कोई कह नहीं सकता कि ये बिल्कुल ही प्रीमैच्योर होगा। और इसमें सारे सब कयास ही लगा रहे हैं। चल रही है कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट का इंतजार करो। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, उससे पहले कोई इसके बारे में नहीं बता सकता, वो कंसर्न कोर्ट ही बता सकता है कि क्या हो सकता है। बिल्कुल बहुत ही सेफ आंसर एनसीबी के ऑफिसर के द्वारा हमको मिला। लेकिन जितना हम पढ़ते हैं, आर्यन खान पे एक एलिगेशन ये जो आता है कि उन्होंने पर्सनल कंज्यूम किया वो ड्रग्स, उसके ऊपर उन पे चार्ज लगाए गए। उसमें जितना मैंने एनडीपीएस एक्ट देखा है, 1 साल तक की मैक्सिमम सजा है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, और कमर्शियल क्वांटिटी से कम होती है तो जनरली बेल ले ली जाती है इवन बिफोर फाइलिंग द चार्जशीट। लेकिन उस मैटर में आर्यन खान को अराउंड शायद 26 दिन जेल में रहना पड़ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब पर्सनल कंजम्पशन की बात आती है तो एक कॉमन ऑफिसर जो एक किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का होगा, अगर हम सड़क पे भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो वो आपका मेडिकल टेस्ट करेंगे। बट इंटरेस्टिंगली आपके एनसीबी ऑफिसर जब पर्सनल कंजम्पशन का केस आर्यन खान पे बनाते हैं, मेडिकल टेस्ट तक नहीं करते हैं। ऐसा क्यों और ये क्या था सर? मेरे हिसाब से मैं इस केस में तो नहीं बोल सकता, पर्सनल कंज्यूमशन का तो नहीं होगा, लेकिन इसके मैंने कहा ना सेक्शन कई होते हैं 19, 24, 27, 28, 29 कई चीजें होगी। वो लगाए हैं कोर्ट में, कागज दिए होंगे, ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कैसे, ऐसे कोई मन से और थोड़ी लगाए गए, उनके पास में प्रूफ थे। तब आप देखो ना कि एनडीपीएस कोर्ट से बेल नहीं हुई है, फिर हाई कोर्ट में गए। या तो अगर बिल्कुल ही आप जो बता रहे हो ऐसा होता तो फर्स्ट डे इनको रिमांड भी नहीं मिलता, या इनको आगे भी तुरंत फर्स्ट बार में ही बेल मिल जाती। चीजें देखो, ये बोलने में या इस प्रकार की मीडिया की बातें अलग चीज होती है और हकीकत में ग्राउंड में अलग होती है। केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कुछ तथ्य प्रोड्यूस किए गए तभी एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने बेल नहीं दी है। वो उनके स्पेशल कोर्ट होते हैं, उनके पूरे जो जजेज होते हैं वो एक एक चीज को वो समझते हैं, वो देखते हैं और उसी के अनुसार ही निर्णय करते हैं। तो ये पता नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें है कि सिर्फ कंज्यूमशन के बेस पर मेडिकल टेस्ट, कंज्यूमशन के बेस पर बहुत कम। कब किसने किया अरेस्ट कंज्यूम? मैं तो इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि उनके कंज्यूमशन किया हुआ था फिर उनका मेडिकल नहीं करा यार, ये सब कहने की बात है। उनके डेफिनेटली उनके खिलाफ में एविडेंस मिले और वो कोर्ट में जाकर के आप देखोगे तो पता लग जाएगा जब कंप्लेंट फाइल होगी तो क्या क्या एविडेंस किए गए थे। ये सब ईयर से है कि सिर्फ कंज्यूमशन किया था, मेडिकल नहीं कराया, इन बातों में कोई दम नहीं। एक उनपे जो एलिगेशन लगाए कि उन्होंने इलिसिट ड्रग की ट्रैफिकिंग की, लेकिन जब मैं एनडीपीएस एक्ट पढ़ता हूँ, सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 इस बारे में डिफाइन करता है कि इलिसिट ट्रैफिकिंग क्या होती है, कि अगर आप कोई अफीम के या गांजे के पेड़ लगाएं, उसको कल्टीवेट करें, तो वो एक आपका वो ड्रग डीलिंग में आते हैं। लेकिन आर्यन खान पे तो इस तरह का एलिगेशन भी नहीं था, लेकिन इस तरह के ऑफेंस लगाना ये भी सही है? आप बताइए कौन सा ऑफेंस लगाया, इलिसिट ट्रैफिकिंग या क्या है? मुझे बताओ तो सही कौन कौन सा सेक्शन लगाया, फिर मैं उस सेक्शन का बता देता हूँ डेफिनेशन की क्या लगा है। आपको अगर पता है तो बताइए कौन सा सेक्शन लगा, मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। ये आरोप मैं आपको बताऊं सर, मैंने एफआईआर पढ़ी है। आरोप छोड़ो, सेक्शन की बात करो।
सेक्शन देखो, सर आरोप तो ये सेक्शन मीडिया तो के है, मीडिया में कोई उस बात में कोई भी मतलब ऑन ग्राउंड उसका लेना देना ही नहीं होता है। आप तो सिंपल बताओ कि ये सेक्शन लगाया है और इस सेक्शन में ये ऐसा होता है, क्या ये है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, एलिगेशन जो एफआईआर में वो ये थे कि आर्यन खान और साथ में जो को एक्यूज थे वो देवर इन्वॉल्व इन इलिसिट ट्रक ट्रैफिकिंग में, तो ये इन पे एलिगेशन था। अब सेक्शन वो क्या एफआईआर में लगाते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, बट एलिगेशन तो ये आया है, तो ये एलिगेशन सच है या नहीं है? नहीं, ये तो मीडिया का एलिगेशन होगा कि क्या है, लेकिन जो सेक्शन जो लगे हैं ना, उस सेक्शन के हिसाब से बिल्कुल ही मतलब सही सेक्शन लगे। हालांकि मैंने मुझे भी याद नहीं कि उसमें क्या सेक्शन है, मैंने भी एफआईआर कभी देखी नहीं है, वो चीजें बिल्कुल सुनी है। लेकिन जो सेक्शन लगाते हैं ना, वो एविडेंस होते हैं तभी सेक्शन लगाते हैं, इस प्रकार से कोई भी सेक्शन नहीं लगाता एजेंसी। अब मैंने भी बिल्कुल काम किया है एनसीबी में, तो बिल्कुल इस प्रकार से हम कभी भी नहीं लगाते। जो वाकई जो होते हैं, जो प्राइम फेसिया जो भी है, सेक्शन 8C है या फिर इसमें से कोई भी 20, 21, 22 उसके भी अलग-अलग है, कॉमर्शियल का, नॉन कॉमर्शियल का, या जो मैंने ठीक है। बताया ना स्मॉल क्वांटिटी का। 29 एक कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी तो स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट में भी अगर आप डीलिंग करते हैं। आजकल क्या है कि ट्रैफिकर, मैं आर्यन खान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत चालाक टाइप के ट्रैफिकर लोग होते हैं, वो नॉर्मल तरीके से डीलिंग कराते हैं, तो कॉमर्शियल में नहीं कराते। अब मैं अपने राजस्थान की बात कर लूँ, राजस्थान में ओपियम 2.5 kg है कॉमर्शियल क्वांटिटी। ये क्या जी करेंगे, इस प्रकार से भेजेंगे 2-2 kg करके लोगों के पास में, इस प्रकार से करेंगे। उनको पता है कि नॉन कॉमर्शियल क्वांटिटी है 2 kg, तो हमें चांसेस है कि इसमें बेल मिलने के थोड़े से, अगर कोर्ट लिबरल हो जाए तो बेल मिल चांसेस मिल सकती है, जाते क्योंकि वो सेक्शन 37 अट्रैक्ट नहीं करता है। तो नहीं क्या करता है। अब इसमें नॉन कॉमर्शियल में कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती? कॉन्स्पिरेसी तो उसमें भी हो सकती है, सेक्शन 29 उसमें भी लगेगा। 28 अगर कोई प्रिपरेशन वगैरह भी कर रहा है उस चीज की, आपने अरेस्ट कर लिया तो 28 उस पर भी लगेगा। मैंने आपको बताया कि कॉमर्शियल क्वांटिटी प्लस 19, 24 और 27A होता है, तो वो सेक्शन 37 एनडीपीएस का अट्रैक्ट करता है। तो आप जो सेक्शन लगे हो या किसी भी सेक्शन के ऊपर मेरे से पूछना हो तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। बाकी उसमें क्या मीडिया बोल रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं, उन चीजों में कोई दम नहीं है, और उस चीज पे मैं टिप्पणी भी नहीं कर सकता। फैक्ट के साथ मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आप अगर पूछना चाहो तो फैक्ट है तो। बिल्कुल। तो जहां तक आपने बात करी कॉन्स्पिरेसी की सेक्शन 29 की, कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं उनका एक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड शो करना होता है। अगर हम इस केस की बात करें तो व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैट पे बीइंग अ एनसीबी ऑफिसर आप लोग रिलाई करते हैं, कितना आप इस व्हाट्सएप चैट को सही मानते हैं? देखो, व्हाट्सएप चैट तो एक मतलब उसमें एविडेंस में एक कड़ी हो सकती है, लेकिन उसके और भी कई चीजें होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देखे जाते हैं, उनकी सीडीआर भी देखी जाती है, कई चीजें देखी जाती है। व्हाट्सएप भी इसका, जैसे मोबाइल को फोरेंसिक में सुना है मैंने भी, मीडिया के थ्रू ही, फोरेंसिक में भेजा है, तो उसमें भी डाटा रिकवर होगा। कई बार डिलीटेड चार्ट भी होती है, कई चीजें होती है, उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है सीसीटीवी। तो धीरे धीरे एविडेंस जुटा रहे, इसका अगर कंप्लेंट फाइल हो जाए ना, तो उसकी कॉपी अगर हो जाए तो उसके बारे में चीजें क्लियर हो जाती है। अभी चीजें सब ठीक बात। ये मीडिया की बताइए कि क्या व्हाट्सएप चैट है, अभी कई चीजें होगी। देखो, इन्वेस्टिगेशन में 50 एंगल से देखा जाएगा कि वाकई क्या है, इनकी कॉन्स्पिरेसी में क्या क्या शामिल है। उसमें हो सकता है कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का बैंकों का मिल जाए, या हो सकता है सीडीआर में इस प्रकार की चीजें मिले, या और भी कुछ चीजें मिले, तो एविडेंस सीसीटीवी फुटेज वगैरह कई चीजें देखी जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए किसी केस के बारे में डिस्कस करना मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। कोई जनरल सही बात। चीजें या एनडीपीएस एक्ट या सोसाइटी को ड्रग्स फ्री बनाना है या इस प्रकार की चीजें, लोगों को एक मैसेज यूथ में देना है आपके बिल्कुल हम उस पर चैनल के आएंगे, माध्यम से, हमारा हम तो आएंगे। अल्टीमेट एम ये रहता है कि सोसाइटी ड्रग्स फ्री बने और सब लोग इसमें मदद करें, एनसीबी बिल्कुल और सभी एजेंसी। बिल्कुल हम आएंगे। अब हम बात करते हैं, जब आपको टिप मिलती है कि यहाँ पे इस तरीके से कोई ड्रग एक्टिविटी हो रही है, तो आप अपने टीम बेस के सर्च और सीजर जो भी आपका को आप बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आती है इंडिपेंडेंट विटनेस की। ऐसा कई बार एक एलिगेशन लगते आए हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है तो वो इंडिपेंडेंट विटनेस अपने इम्प्लांट करती है, जैसा कि अभी हमने इस केस में भी सुना। तो ये इंडिपेंडेंट विटनेस का क्या रोल है, आप इनको कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट विटनेस का देखो कि जो भी कोई पंचनामा बनता है ना, तो नॉर्मल तरीके से कोर्ट का या जो भी है, पंचों की उपस्थिति में 2 इंडिपेंडेंट विटनेस में, ताकि उसको एक तरह से देखा जाए कि हाँ बिल्कुल ये फेयर या किसी प्रकार से सही है, निष्पक्ष है, इसके लिए किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा टाइमिंग के हिसाब से भी आपके पास में बहुत कम समय बचा है, हमारे पास में अगर 2-3 दिन पहले समय होता है, तो हम किसी दूसरी एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी या किसी को, उनको इंडिपेंडेंट विटनेस दे लेते हैं। अगर अचानक अभी खबर मिली है, इतना टाइम नहीं है, रिएक्शन टाइम नहीं होता है, तो फिर हम ऑन द स्पॉट वहां जाते हैं। आसपास में कोई होता है तो उसको इंडिपेंडेंट विटनेस बना देते हैं। और कई बार हालत ऐसी हो जाती है कि ऐसी रिमोट एरिया, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं होता है इंडिपेंडेंट विटनेस, तो फिर उस कड़ी में हम फिर किसी अपने टीम मेंबर को या किसी को भी बना सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आप इंडिपेंडेंट विटनेस, वो समय के अनुसार हमें
कितना समय मिल रहा है, रिएक्शन टाइम कितना मिल रहा है। हमारा अल्टीमेट एम होता है कि जहाँ भी कोई खबर मिली है तो उसके ऊपर रिएक्ट करना है। अगर हम इसमें ज़्यादा टाइम लगा के और अगर टाइम वेस्टेज कर देंगे तो तब तक वो जो चीज़ होती है, चाहे कोई निकलनी है या पार होनी है या वो घटना घटनी है, वो हो जाएगी। तो इसलिए उन चीज़ों में देखा जाता है कितने दिन पहले खबर मिली है, फिर हमारे पास में क्या सफिशिएंट टाइम है, हम रिक्विजिशन किसी डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं, वहाँ से इंडिपेंडेंट विटनेस ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं तो हम डायरेक्ट उस लोकलिटी में पहुँच गए, उस लोकलिटी में हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी जो भी वहाँ पे गणमान्य लोग होते हैं या जो आस-पड़ोस का होता है, क्या आप इंडिपेंडेंस विटनेस बनना चाहते हो? तो नॉर्मल तरीके से जो लॉ अबाइडिंग होते हैं और कानून की मदद करते हैं, तो बन जाते हैं इंडिपेंडेंट विटनेस। कई होते हैं कि मना भी कर देते हैं कि नहीं, इस प्रकार के नहीं बनेंगे। तो आप उनके ऊपर फिर कोई फ़ोर्स या प्रेशर तो नहीं कर सकते हो। हाँ, नियमानुसार उन्होंने गलत किया है तो उसकी कार्रवाई बाद की बात है। लेकिन जो खबर मिली है उसके ऊपर रिएक्ट करना है, तो कई बार टीम मेंबर को भी बना दिया जाता है। तो ये है इंडिपेंडेंट विटनेस का। जहाँ तक हो सके समय मिले तो इंडिपेंडेंट विटनेस हम रिक्विजिशन दे करके किसी एजेंसी से ले लेते हैं। समय बिल्कुल। नहीं मिलता है तो मैंने बता दिया कि जो भी आस-पड़ोस में जो भी अवेलेबल होता है उसको इंडिपेंडेंट विटनेस के लिए रिक्वेस्ट। आपने बात की सर कि एनसीबी का एक मेन एम होता है कि ड्रग कंट्रोल करना, और बहुत हद तक एनसीबी सफल भी हो रही है क्योंकि बड़ी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मैं अगर आपके बारे में भी बताऊं दर्शकों को, तो हमने अखबारों में काफी पढ़ा है कि आप एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब एनसीबी अपने उद्देश्यों में सफल होती है। लेकिन सर उसी वक्त अब हम एक अखबार में न्यूज पढ़ते हैं कि अडानी एयरपोर्ट पे 3000 किलो की हेरोइन पकड़ी गई। एक ये बात भी सोचने में आती है और एक आम जनता की तरह हम पूछना चाहते हैं कि बहुत से ऐसा एलिगेशन आते हैं कि बिना पॉलिटिशियन के सपोर्ट के या बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के इतनी ट्रांस बॉर्डर पे कभी भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखो, ये बिल्कुल ही गलत है कि पॉलिटिकल या ये चीज़ें ड्रग ट्रैफिकर होते हैं जो अपना इंडिपेंडेंट रूप से। मैं तो बॉम्बे में और राजस्थान में रहा हूँ, तो मैं 2 जगहों का यहाँ का भी बता सकता हूँ। सब अपना-अपना जो इन्होंने गैंग बना रखी है इंडिपेंडेंट रूप से करते हैं। पॉलिटिशियन का एंगल तो कहीं नहीं आया है कि कोई पार्टी कर रही है, ये सब कहने की बातें होती है। बाकी किसी भी आदमी का पता नहीं चलता है, हमें तो खबर होती है कि ये ट्रैफिकर है, जो भी पकड़े है ना, तो वो ट्रैफिकर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही करते हैं। उनका किसी भी प्रकार से कोई पार्टी के एंगल से आज दिन तक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में कभी आया नहीं। बाकी मैं क्या कर सकता बिल्कुल सर। एक सोशल मिनिस्ट्री ने अभी एक रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि जहां पर्सनल कंजम्पशन की बात आती है तो वहां हम ऐसा सोचते हैं कि बहुत जल्दी लॉ अमेंड होना चाहिए और लॉ को रिहेबिलिटेशन थ्योरी पे आना चाहिए कि उनको हम रिहेबिलिट करें रादर देन पनिशमेंट। तो आप भी इस बात से सही हूँ। मानते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और एनसीबी 3 चीज़ों पे काम कर रही है। देखो, सबसे पहले तो एनफोर्समेंट पे काम कर रही है। एनफोर्समेंट में वही होता है कि ट्रैफिकर वगैरह को पकड़ना और सप्लाई को कट कर देना। दूसरा होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है कि डिमांड रिडक्शन। जो हम कॉलेजों में, स्कूलों में और इस प्रकार से एनसीबी अवेयरनेस करती है ताकि उसको लोग जागरूक हो जाए कि ड्रग्स के क्या हानिकारक इफ़ेक्ट है और बिल्कुल ही उसकी डिमांड ही ना रहे। और तीसरा राइट। होता है रिहेबिलिटेशन। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी ही इस प्रकार के ड्रग्स के आदी हो गए, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वगैरह, इनके साथ में भी मिलके और एनसीबी और सभी मतलब सभी एजेंसियाँ जितनी भी है, सब काम कर रही है ताकि एट लीस्ट कोई गलती से भटक भी गया है, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बची जाती है। तीनों ही चीज़ों पे काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो यूथ भटक चुके हैं तो उनको रिहेबिलिटेशन वाला आपने अच्छा किया है कि उनको हम वापस डी एडिक्शन सेंटर में भेजें और डी एडिक्शन सेंटर से वो एकदम नशा मुक्त होकर के छोड़ के और वापस अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सके और घर परिवार को बचा सके। बिल्कुल। अब हम आते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। आप जैसे कि एनसीबी मुंबई में रहे हैं और एनसीबी मुंबई अभी चर्चाओं में है। आप समीर वानखेड़े जी के से पहले आपके पास चार्ज था, आपने उनको चार्ज दिया है, तो आप उनके एक तरीके से पहले ऑफिसर थे। ये मैं जानना चाहूंगा समीर वानखेड़े का केस क्या है? मतलब अलग अलग मीडिया में अलग अलग बातें आती है, आपको अगर इस बारे में कुछ पता हो अगर आप बता सकें। मैं समीर वानखेड़े जी को जितना जानता हूँ वो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अधिकारी है, बहुत ही मेहनती अधिकारी है, बहुत ही डेडिकेटेड अधिकारी है और हमें उन पे गर्व होता है कि इतना मेहनत करके वो काम करते हैं। बाकी एलिगेशन लगाना, ये करना, ये तो अब लोगों की किसी की पता नहीं पर्सनल राइवलरी होती है, किसी की और क्या होती है भगवान जाने, और एलिगेशन लगाने भी नहीं चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और हमें तो गर्व होता है कि वो इतना अच्छा मेहनत से काम कर रहे हैं। उनका भी यही एम है कि ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाओ, एनसीबी का यही एम है और हर एजेंसी का जो भी सरकारी है, हमें तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन भी मिलते हैं कि सोसाइटी को ड्रग्स फ्री बनाओ। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का मेन विजन भी है कि अपनी सोसाइटी ड्रग्स फ्री, इंडिया को ड्रग्स फ्री बनाना है।
और उसमें जो भी अपना योगदान दे सकता है, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे नहीं है, चाहे आम लोग है, ये नशा है जो पूरे घर को, परिवारों को और समाज को बर्बाद कर रहा है और हमें हज़ारों साल पीछे ले जा रहा है। इसमें यूथ भटक रहे हैं, तो अल्टीमेट मैं तो यही जहाँ भी जाता हूँ एक अवेयरनेस ही फैलाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि ये इतना खतरनाक है कि इसमें पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, समाज की बर्बादी, इसमें जो फँस जाता है, उसका पूरा परिवार मतलब बर्बाद हो जाता है। तो अल्टीमेट सभी यही काम कर रहे हैं और आप लोग भी, मैं आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रकार का अवेयरनेस फैलाओ, ड्रग्स फ्री रहे, तो वो अपना 100% देश के विकास में योगदान दे सकेगा और अपनी कंट्री, जैसा कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विश्व में नंबर 1 बने और हम विश्व के लीडर बने और विश्व को दिशा और दशा दे सकें। बिल्कुल। तो अगर आपने जैसे बोला वो बहुत कर्मठ है और हमें भी उन पे गर्व होता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई की। बॉलीवुड से भी एक उनका पुराना रिश्ता रहा है समीर वानखेड़े जी का। तो ये जो एफिडेविट आता है, पॉलिटिशियंस इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एफिडेविट आता है कि 8 करोड़ की डील हुई, 15 करोड़ की डील हुई, ये सब क्या होता है सर? देखो, मैं अपने केस टू केस, मैंने कहा ना, कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि किस केस में क्या कर रहे हैं वो केस, लेकिन ओवरऑल जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही मेहनती है, बहुत ही कर्मठ है। और बाकी एलिगेशन का तो आज की डेट में कोई भी किसी भी कीचड़ उछाल सकता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर जांच में, जब जांच चल रही है ना, अगर जांच में कभी प्रूफ हो जाए ना, तो आप मुझे बताना कि हाँ, आप तो बोल रहे थे कि बहुत मेहनती है, ईमानदार है, कर्मठ है। बहुत ही मुझे मतलब गर्व है और बहुत मेहनती है। मैं कहता हूँ कि वो हर चीज से बिल्कुल बाइज़्ज़त मतलब बरी होंगे। बाकी कीचड़ लेकिन उछालना मुंबई बहुत पुलिस ने आसान होता है, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मुंबई पुलिस ने टीम बनाई है उन पे इन्वेस्टिगेशन की अभी। देखो, कोई भी, हर किसी का एजेंसी का काम होता है। अब बम्बई पुलिस और कोई भी अगर उनको शिकायत आई तो वो अपने लेवल पे जाँच करेंगे। कोई भी एजेंसी होती है तो अपना काम करती है। लेकिन उससे पहले कयास लगाना कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया तो अपराधी हो गया, ये चीज़ गलत है। देखो, इस चीज़ में मैं मतलब सहमत नहीं हूँ कि एलिगेशन बिल्कुल, लगाते किसी को हम क्योंकि अपराधी बनाएँ। आप समीर वानखेड़े जी को पर्सनली आपने जाना है क्योंकि आप उनसे परिचित हैं। तो आप इस बात को लेके डिटरमाइंड है कि वो सभी तरह के इल्ज़ाम से बाइज बरी होंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही मेहनती है और वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। वो अपने इस सोसाइटी को ड्रग्स फ्री, उनका एक ही है कि बम्बई और महाराष्ट्र को ड्रग्स फ्री बनाए और उसमें रात और दिन लगे हुए हैं और बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही ईमानदार है। मैं आपको इतना कहना बिल्कुल चाहता सर। हूँ। बाकी अब पर्सनल लाइफ़ है या किसी के ऊपर में ना, तो मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ और ना ही मैं उस ये अपने एंटाइटल हूँ इन प्रकार की चीज़ों का। इसमें कोई लेना-देना ही नहीं है। हमें उनके अच्छे काम की, जो उनका एक मोटिव है, जो अपने जी, देश का मोटिव है कि सोसाइटी को ड्रग्स फ्री बनाओ, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि इतना अच्छा काम कर रहे बिल्कुल सर। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और आपसे एक ही लास्ट सवाल जो पूछूँगा। आपका कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है बीइंग अ एनसीबी ऑफिसर जहाँ आपको कोई पॉलिटिकल थ्रेट मिली हो या पर्सनल किसी पर्सन से थ्रेट मिली हो या कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? वो आपका लास्ट सवाल हमारे लिए। हैं। नहीं, पॉलिटिकली कभी भी थ्रेट नहीं मिली है। मैं गारंटी के साथ है कि ये इस प्रकार का पॉलिटिकल कोई भी पार्टी इंटरफेयर नहीं करती है। पॉलिटिकली तो मैं आपको बता दूँ, चाहे कोई भी पार्टी कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी और हर पार्टी का, चाहे मतलब कैसी भी हो, स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, सब यही चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ड्रग्स फ्री हो। बाकी इंडिविजुअल केस में अगर कोई पकड़ा जाता है अपराधी, हो सकता है कि कभी उसका कोई जान-पहचान का है, ऐसे ही उसने फेक कॉल करके परेशान करना है या इस प्रकार की चीज़ों का, तो हम उस नंबर को ही ब्लॉक कर देते हैं। उस चीज़ों की हम परवाह नहीं करते, हम अपने काम पे डटे रहते हैं। अगर इस प्रकार से ऐसी चीज़ों से डरने लग जाएँगे, तो फिर हम अपने मंतव्य में कभी सफल नहीं हो पाएँगे। हमें अपना काम करना है, बाकी ईश्वर पे छोड़। बहुत-बहुत धन्यवाद हुकुमदान जी। आज आपने अपना कीमती समय दिया और आर्यन खान और आपके मित्र समीर वानखेड़े जी के बारे में आपने हमें इतना बताया। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा आपने बातें हमारे दर्शकों को बताई है, वही आगे जाके इंक्वायरी में मिलता है और वही आगे केस का वो डिसीजन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये। और आपने जो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है, वो हम हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि कैसे हम एनसीबी के साथ मिलकर इस कंट्री को ड्रग फ्री कर सकते हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्य आपका हमें समय देने के लिए सर। धन्यवाद, नमन।